अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कैसर अब्बास और हम जो है पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स आपकी खिदमत में जो है वो ला रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में से एक नेक्स्ट जो पॉलिटिकल थिंकर है हमारा मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू के मेन आइडियाज़ क्या हैं और किस तरह से सीएसएस के अंदर उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉन्टेस्क्यू जो कि एक फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर है, 18th सेंचुरी का पॉलिटिकल थिंकर है और मेनली जो इसका सबसे फेमस एक आइडिया सेपरेशन ऑफ पावर्स के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर जो है हम बात करेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर बेसिकली है क्या? किसी भी रियासत के अंदर गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए हमें ज़रूरत होती है कि हम लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी यानी कानून साजी, कानून को आगे इंटरप्रेट करना और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें ज़रूरत होती है कि हम तीनों आर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को अलग-अलग पावरफुल करें और प्रॉपर उनको एक उनके फंक्शंस जो हैं वो डिटरमिन करें ताकि वो आपस में एक दूसरे की पावर्स को इंक्रोच न कर सकें। इसके अंदर जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है ख़ास तौर पर, यानी जो इसका मकसद है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, वो है टू मेंटेन लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल और इसके साथ साथ एफिशिएंसी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। ऐसा क्यों है? जैसा कि लॉर्ड एक्टन कहता है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो इसी के पेश नज़र मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटेन के ख़ास तौर पर सिस्टम को देखा कि जहाँ पर जो है वो तीनों इदारे डिफरेंटली काम करते हैं। ऑल्दो कि ही वाज मिस्टेकन इन हिज अप्रोच के जब वो देखता है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर जो है जो लॉर्ड चांसलर है वो एट ए टाइम जो है वो उसको प्रिजाइड भी करता है, कैबिनेट का मेंबर भी होता है और जुडिशरी का भी सरबराह होता है, तो हमें तो वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स नज़र आती है। लेकिन उसने जो उसका एनालिसिस किया और उसको जो आइडियलाइज किया वो ये था कि बरतानिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स के आइडिया को अगर फ्रांस के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया जाए तो हमारे यहाँ ये जो एब्सोल्यूट पावर है एक मोनार्क की शक्ल में, इसको अवॉइड किया जा सकता है। फ्रांस के अंदर इसको प्रैक्टिस किया गया या नहीं, लेकिन अमेरिका ने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1787 के अंदर जो है वो ड्राफ्ट किया और 1789 के अंदर इम्प्लीमेंट किया, तो उसके बेसिक स्पिरिट्स में से हमें एक ये स्पिरिट सेपरेशन ऑफ पावर्स का नज़र आता है कि जहाँ पर लेजिस्लेचर की अपनी पावर है, एग्जेक्टिव की अपनी पावर्स हैं और जो जुडिशरी है उसकी अपनी पावर्स हैं। इसी वजह से आज हमें अमेरिका के अंदर कांग्रेस की एक अपनी जो है वो पावर नज़र आती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो एक ऑल पावरफुल प्रेसिडेंट कंसीडर किया जाता है और उसके साथ जुडिशरी जो है वो भी खासी पावरफुल है। अगर इसको तमाम रियासतों ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया जाए तो यहाँ भी आप अपने पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, एग्जेक्टिव आपने उन लॉज की इन्फोर्समेंट कर सकती है और उसके साथ साथ जुडिशरी एक डायनामिक और वाइब्रेंट रोल प्ले कर सकती है अपनी दायरा कार के अंदर रहते हुए। तो बेसिकली डीलिमिटेशंस या आप ये कह सकते हैं कि एक ख़ास जो इदारा है उसकी एक बाउंड्री का तयन करना, और ये बाउंड्रीज़ का तयन ज़रूरी क्यों है? ताकि लिबर्टी को मेंटेन किया जा सके। इसके ऊपर एक जो क्वेश्चन आता है पास के पेपर्स में भी आया हुआ है, वाई मॉन्टेस्क्यू इज नोन एज द एरिस्टोटल ऑफ 18th सेंचुरी। तो दरअसल इसमें पूछा यह गया है कि इसमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, मॉन्टेस्क्यू के अंदर और एरिस्टोटल के अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं कि जिसकी वजह से हम उसे 18th सेंचुरी का एरिस्टोटल कहते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ है वो है मॉडरेशन। एरिस्टोटल भी मॉडरेशन की बात करता है और मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है, जबकि मॉन्टेस्क्यू के यहाँ भी आपके पास तमाम इदारों से कोऑर्डिनेट करके एक मॉडरेट गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिश की जाए। उसके बाद लिबर्टी के ऊपर एरिस्टोटल फोकस करता है, वो हमें मॉन्टेस्क्यू के यहाँ भी मेन फीचर के तौर पर नज़र आता है। मॉन्टेस्क्यू के यहाँ जो है वो क्लाइमेट का और वेदर का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है उसके पॉलिटिक्स के ऊपर, जैसा कि जो इक्वेटर वाले एरियाज़ होते हैं, गर्म इलाके होते हैं, वहाँ पर जो है वो पावर के ज़रिए रूल किया जा सकता है, जबकि यूरोप और ठंडे इलाकों में रीज़न के साथ जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। इसी क्लाइमेट का इम्पैक्ट एरिस्टोटल के यहाँ भी हमें नज़र आता है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज अ स्पिरिट कि हर जगह आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही बेस बनाकर अपने डिसीजंस करें, ये भी हमें मॉन्टेस्क्यू के यहाँ भी और एरिस्टोटल के यहाँ, दोनों के यहाँ ये एक कॉमन जो है वो चीज़ नज़र आती है। फिर लॉ की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करता है। तो इस तरह हम जो रेलिवेंस है या आप ये कह सकते हैं कि जो सिमिलरिटीज़ हैं वो एरिस्टोटल के यहाँ जो हमें सिमिलरिटीज़ मिलती हैं
और जो मोंटेस्क्यू के यहाँ मिलती हैं उसकी बुनियाद पर हम वो अपना जो है वो उसको आंसर करेंगे। मोंटेस्क्यू के हवाले से अगर आप देखते हैं तो मॉडर्न टाइम पीरियड तक इवन मोंटेस्क्यू को जो इंटरप्रेट किया गया और री इंटरप्रेट किया जाता है वो यही है कि मॉडर्न स्टेट अगर इस प्रिंसिपल के ऊपर फोकस करे, जैसा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, जो खासतौर पर कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस के बाद हुई, वहाँ पर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ये इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रेंथन नहीं हैं जिन्हें हमें स्ट्रेंथन करने की जो है वो ज़रूरत है। तो अगर आप देखते हैं कि मोंटेस्क्यू ने जो फोकस किया वो तो ख़ास तौर पर ज़ाहिर है फ्रांस के ऊपर किया, लेकिन इस आइडिया को हम जनरलाइज कर सकते हैं। आल्दो के मोंटेस्क्यू से पहले भी जॉन लॉक ने भी बात की, ख़ास तौर पर उसका ये ख्याल था कि जो लेजिस्लेचर है उसके पास पावर्स अलग होनी चाहिए, वो एग्जेक्टिव की पावर्स के अंदर जो है वो इंटरफेयर ना करे, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। मोंटेस्क्यू का भी ये ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है वो हमेशा रिप्रेजेंटेटिव ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तमाम के तमाम लोग अगर डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व किए जाएं तो उनकी एबिलिटी और तमाम की तमाम उनकी जो कॉम्पिटेंसी है वो एक लेवल की नहीं होती। इस वजह से रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ज़रिए जो है वो हमें गवर्नमेंट का तयन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ आज के हमारे मोंटेस्क्यू के इस टॉपिक को। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह ये कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़रूर हेल्पफुल होगा। बहुत शुक्रिया।